नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉस पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, TST, PST या फिर आपका PRT वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद फिर हम आपके अन्य सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। और आज जो है आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो 4 तारीख है आज से फॉर्म भरने आपके शुरू हो जाएंगे। आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। और इसमें अगर आप इसकी जो डिटेल जो है कंप्लीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी। तो उसमें जाकर आप इसकी कंप्लीट डिटेल को देख सकते हैं, जिसमें आपका सिलेबस भी आ जाएगा। तो हम सिलेबस जो है उसी के अनुसार यहाँ पर कर रहे हैं ये। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो हमारा पहला पार्ट यहाँ पर रहेगा। 30 क्वेश्चन जो आपको इसमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सुनिश्चित करने में कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है यहाँ पर ऑप्शन 3 में जो बतलाई गई है। तो एक समावेशी जो कक्षा, इसमें कक्षा जो शिक्षिका इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका मानी गई है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, क्योंकि सभी छात्रों की जो क्षमता है उसमें भिन्नता होती है। क्योंकि एक क्लास जो होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई तेज पढ़ने वाले होते हैं, कोई धीमा पढ़ने वाले होते हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा 3 वाला। इसके बाद आ जाता है अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार से सहायता करेंगे। अपनी अवधारणाओं को बदलने में बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देगा। इसके बाद आ जाता है, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगी। तो जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और यह नीति शायद अधिक समय तक काम न करे। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह संभवतः है बच्चों केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है कि पुस्तकें पढ़ने से हमें जा कोई सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो वाली। नेक्स्ट आ जाता है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है समय सारणी को कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दी गई है, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, क्योंकि कक्षा में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कौन सा कथन यहाँ पर बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। बच्चों की गलतियों को गंभीरता से ले जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिए जाने चाहिए ताकि वो गलतियां ना करें। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं।
तो यहाँ पर कथन था कि बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे जो उपयुक्त बात है कौन सी वाली है। उपयुक्त बात है यहाँ पर ऑप्शन 4 में जो बतलाई गई है कि बच्चों की गलतियाँ खिड़की के समान है और यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। आकलन ही एकमात्र तरीका जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आकलन करना है, जैसे एग्जाम लिया जाता है तो उसमें बच्चे का पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना याद किया है, टेस्ट लिए जाते हैं क्लास में। तो यहाँ पर ही इसी के बारे में है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, वो किस कारण से है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में बताया गया है कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है कि बच्चे ने कितना याद किया है, कितना नहीं याद किया है, और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो शिक्षक को भी ये पता लग जाता है कि उन्होंने कितना बच्चों को पढ़ाया था, कितने बच्चे ने याद कर लिया, कितना नहीं किया है। इसके बाद आ जाता है पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने अथवा अपने अनुभव को बांटने और विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की जो प्राथमिक भूमिका वो कौन सी होनी चाहिए। तो एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका बच्चे को उनके अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। बच्चे के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के अध्याय को क्रमवार पूरा कराना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। अब आपके अनुसार कौन सा सही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सिर्फ 1 वाला कि बच्चे को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर मिले। तो यही जायज़ सही है इसमें, क्योंकि हम किसी के अनुभव को निरस्त नहीं कर सकते। क्रमवार पढ़ाना ये भी सही नहीं हो सकता, और सिर्फ अच्छे ऐसे ही प्रश्न पूछे जो बच्चों को अच्छे लगे, तो ऐसे भी सही आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद है बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को किसकी आवश्यकता होती है। बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु बच्चे को नियंत्रण में रखना, अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, बच्चों को प्रेरित करना या बच्चे को डांटना। तो बच्चे को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता, और यह बच्चे को प्रेरित करने की। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में आप इनमें से कौन से कथन से सहमत हैं। सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा वाला सही है। यहाँ पर कौन से कथन से सहमत है। सहमत है जो ऑप्शन 2 में बताया गया है कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। इसके बाद आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की किसकी योग्यता का आकलन करता है। जैसे ये एग्जाम लिए जाते हैं, 4 जो ऑप्शन आते हैं, सही उत्तर का निर्माण करना, व्याख्या करना, पहचान या प्रतिश्रवण के लिए। तो बहुविकल्पी प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। तो ये है सही उत्तर जो है उसकी पहचान करने के लिए, ताकि पहचान करने की योग्यता का आकलन करने के लिए। इसके बाद है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मूल्य और विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशल का अर्जन। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में एक शामिल नहीं है। अब समाजीकरण में नहीं है कौन सा, तो यह आ जाएगा आनुवांशिक संचरण। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया इसमें मूल्य, विश्वास और कौशल का अर्जन किया जाता है।
और एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों के सीखने को भी समाजीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में आनुवंशिक संचरण को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण पर खंड है। इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द का या फिर पद का प्रयोग किया था? तो मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण पर खंड है, किसके लिए जीन पियाजे ने शब्द का या प्रयोग किया था? जीन का, स्कीमा अर्थात अवधारणाएं, परिपक्वन प्रखंड या विकास का क्षेत्र। तो मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए तो पियाजे ने जो प्रयोग किया था ये था स्कीमा का, अर्थात जिसे अवधारणाएं कह देते हैं। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने प्रतिवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, अहम केंद्रित होते हैं। ये बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो स्वयं से बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार? तो इनके अनुसार है अपने काम को दिशा देने के लिए, क्योंकि वे अत्यधिक स्वार्थी होते हैं। और इनके अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं, क्योंकि इनके अनुसार क्या है, जो जन्म के समय जो शिशु का व्यवहार है वो सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है और वे स्वार्थी होते हैं। तो इसी कारण से बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। यह है अधिगम आवश्यकता बीमारी, चाहे उससे संबंधित है क्वेश्चन ये। बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 1 में जो बतलाए गए हैं, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। कुछ जो छात्र हैं ये पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करना, गणित और तर्क शक्ति को समझने में असक्त अर्थात कहने का मतलब है कमज़ोर होते हैं। तो जिसे अधिगम आवश्यकता कहा गया है। तो ऐसे बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या है भ्रम होता है। इसके बाद आ जाता है सृजनात्मकता। बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को सम्मिल करते हुए सूचना पर क्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो सृजनात्मकता क्या है? और सृजनात्मकता जो है इससे अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन 3 में बताया गया है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने और तैयार करने की योग्यता। इसके बाद है भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करती है। तो आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षकों को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चा अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहें। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरे नहीं करते हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हैं आपके अनुसार कौन सा सही आंसर हो सकता है। तो सही आंसर है यहाँ पर जो उनको घरेलू जीवन से जोड़ता हो, जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में बतलाया गया है, क्योंकि हम देर तक रुकना, मारना पीटना या ट्यूशन लगाने की बात कभी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यसमन योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है।
बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो एक प्रभावी कक्षा में, तो जो ऑप्शन 1 में बताए गए हैं यहाँ पर, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। तो इसी को क्या यहाँ पर सही माना गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा या शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यय श्रवण को आसान बनाएगा। तो ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, तो इसका अर्थ यहाँ पर ऑप्शन 3 से लिए गए हैं। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। तो कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करने में शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 को माना गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। तो यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दिखाता है? क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव है, प्रकृति और पोषण पर बहस है, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा है। तो कौन सा यहाँ पर आपके अनुसार सही हो सकता है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है, या फिर उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें ज्ञान रूप में सिखाते हैं? तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है, प्रकृति और पोषण पर बहस, इसको सही माना गया है। नेक्स्ट है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की, संवेदी गतिक अवस्था की, या फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन 2 वाला है। 4 अवस्थाएं बतलाई गई थी, जिसमें इंद्रजनिक गामक अवस्था पहली, फिर दूसरी पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरे में मूर्त और चौथे नंबर पर अमूर्त या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था मानी गई थी। तो 4 अवस्थाएं थी, तो ये है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। तो यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा कि आप मेरे लिए करें मैं आपके लिए करूँगा? तो कोहलबर्ग के नैतिक तर्कणा के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा ये? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, सहायक उद्देश्य, या दंड और आज्ञापालन अभिमुखीकरण। तो किसके अंतर्गत आएगा ये? और ये लिया गया है यहाँ पर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, प्रगतिवादी शिक्षा अनुबंधन और पुनः फलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत है। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? और इसका अर्थ लिया गया ऑप्शन 4 से, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। इसके बाद है विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, या जानकारी का पुनः स्मरण। तो विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए
कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? और यह देते हैं विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? अब सर्वश्रेष्ठ रूप में कौन सा जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है और जिसके साथ बालकों में उनके सिद्धांतों का भी विकास होता है। और जो बच्चे प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में बताते हैं, तो इस प्रकार से अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। इसके बाद है इनमें से एक सिद्धांत नहीं है, संशोधन योग्य होता है, केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, जीवन पर्यंत है, वंशक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो विकास के बारे में एक सही नहीं है। कौन से वाला? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो इसी कारण से इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है बालक केंद्रित। बाल केंद्रित कक्षा के एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों पर आकलन करना। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार भी देता है। तो बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। कौन से वाली विशेषता है? यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में बतलाई गई है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो जो काम आप स्वयं करके सीखते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट है बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? यहाँ पर बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मूल रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है। उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेद, संवेदी विभेद आदि। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन 4 वाला है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। तो ये जो हावर्ड गार्टनर जो है ये इनके अनुसार है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुआयामी होता है जिसमें कई पहलू निहित होते हैं। तो हावर्ड गार्टनर जो है ये उनके अनुसार है। नेक्स्ट आ जाता है लिंग जेंडर पक्षपात। ये इशारा करता है, संकेत करता है अनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है। स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो कौन सा यहाँ पर ये लिंग अर्थात जेंडर पक्षपात? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में बतलाया गया है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। इसके बाद जाता है अगला क्वेश्चन। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना
सबसे ज़्यादा होगी। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने को नम्रतापूर्वक कहेंगे। तो एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय में आ रहे हैं। तो आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में बताई गई है कि माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन। तो इसमें जो है ये क्योंकि ये नहीं हो सकता, तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला बनेगा। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य करने के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, समान आयु के बच्चों में आकृति, योग्यता और स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। तो इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। तो इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता और स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। तो इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? और जो ऑप्शन 4 में है यहाँ पर, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे जो हिंदी ग्रामर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने जो क्वेश्चन लिया यहाँ छंदों से लिए हैं, और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार। तो यहाँ पर छंद बताना है, और छंद के लिए आचार्य जो पिंगल मुनि है उनको जान जाता है, उनका था छंद शास्त्र। अब यहाँ पर जो इसमें ये छंद है, तोटक, वसंत, बरवैया, रोला, कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें बरवई जो छंद है इसे माना गया है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका जो प्रथम और तृतीय चरण है इसमें 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बीच से कोणाई ने चीतई जान की लखन तान। अब यहाँ पर भी छंद है इसमें, और छंद कौन से वाला है? छप्पे है, सोटा है, गीतिका है या उल्लाला है? तो यहाँ पर जो इसमें छंद की बात करें तो सोटा यहाँ पर छंद है, और 48 मात्रा वाला है। एक मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है अन्याय सहकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है। न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भरतवर्ष के कल प्रांत का कारण हुआ। अब इसमें छंद है भुजंग पर्यात, हरिगीतिका, शार्दुल या मालनी छंद। तो छंदों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी वाला, हरिगीतिका छंद है, सममात्रिक छंद है, और 28 या यहाँ पर इसमें मात्राएं होती हैं। इसमें 16वें और 12वें मात्राओं पर यति होती है, 16वें और 12वें पर। तो 28 या इसमें मात्राएं होती हैं। इसके बाद है हे शरणदायिनी देवी, तो करती सबका त्राण है। तो मातृभूमि, तो हे शरणदायिनी देवी तो करती सबका त्राण है, तो मातृभूमि संतान हमें, तो जननी तो प्राण है।
अब यहाँ पर छंद है इसमें, और छंद की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ए वाला, लाला छंद है इसमें। और ये जो वीर गाथा जो काल था, इसमें ये वाला उल्लाला और साथ में जो रोला छंद था, इनको मिलाकर छप्पे जो छंद है इनकी रचना हुई थी। इसके बाद है बदम गुरु पदम पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अम्यो मुरि में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारो। अब यहाँ पर भी इसमें छंद है, तोटक कुंडलिया छप्पे या चौपाई, कौन सा है इसमें छंद? और इसमें जो है चौपाई जो है छंद माना गया है, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद है ये। नेक्स्ट आ जाता है यति का मतलब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यति का अर्थ चरण विराम गण या प्रवासी है। तो यति का मतलब क्या है? यति का मतलब है रुकना जो होता है, विराम। इसके बाद आ जाता है मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है देखूं से मैं नित सार बाला मानो मिला मित्र मुझे पुराना। अब इसमें भी छंद है, इंद्रवजा हरि गीतिका बरवैया कुंडलिया छंद। तो छंद की बात करें तो इसमें इंद्रवज्रा छंद है। इसके प्रत्येक पद में 11-11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें से अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्धसम मात्रिक कुंडलिया रोला दोहा या चौपाई। तो इसमें जो है ये दोहा जो है इसको माना गया है, क्योंकि इसके प्रथम और तृतीय जो चरण है इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यह है अर्ध सममात्रिक छंद। नेक्स्ट आ जाता है घन अक्षरी कौन सा छंद है? मात्रिक मिश्र वाणिक या कोई सा भी नहीं, घन अक्षरी छंद है। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है तो कौन सा है? ये वाणिक छंद है। वाणिक छंद उसे कहा जाएगा जिसके प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम तथा वर्णों की संख्या नियत रहती है। इसके बाद है वसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? सिंहूनता, चंद्रकला, सुंदरी या फिर चंद्रमुखी। वसंत तिलका का दूसरा नाम, और वसंत तिलका जो छंद है इसका दूसरा नाम है सिंह उन्नता, जो ऑप्शन ए में आई है। और 14 वर्ण इसमें होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 1 तगन 1 भगन 2 जगन 2 गुरु होते हैं, और 14वें पर इसमें यति होती है। इसके बाद आ जाता है कवित छंद। इसका भेद कौन सा नहीं है? देवघन अक्षरी, रूप, मनहरण या मत गयंत। तो कवित छंद का भेद नहीं है। अब नहीं है तो जो ऑप्शन डी में आए हैं मत गयंत, ये वाला नहीं है। यह समवर्णकृत या वाणिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 7 भगन और 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन से हैं? तो मुक्त छंद के सर्वाधिक छायावादी कवि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर निराला। तो मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं तो कौन से है? ये निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित कविता को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछो उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो ये पंक्तियों में छंद है, मुक्तक, सेवैया, सोठ है या कवित छंद है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है मुक्तक छंद माना गया है। वह कविता जो किसी छंद विशेष में नहीं रची जाती और न ही तुकांत होती है। तो मुक्तक छंद की कविता भाषण जैसी
प्रतीत होती है। नेक्स्ट आ जाता है हरि गीतिका छंद में मात्राएं हैं 27, 28, 24 या फिर 30। तो इसमें जो मात्राएं हैं ये 28 होती है और प्रत्येक चरण के अंत में गुरु अथवा 2 लघु वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोहा मात्रिक छंद है सम, विषम, अर्धसम या एक। तो दोहा कौन सा मात्रिक छंद है? और दोहा जो है इसको एक अर्धसम मात्रिक छंद माना गया है, जहाँ प्रथम और तृतीय चरण में एक, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में वर्णों या मात्राओं की समानता हो, वही दोहा अर्धसम मात्रिक छंद होगा। अगला क्वेश्चन है गणों की संख्या होती है तो कितनी होती है? गणों की संख्या 8 होती है। यमाता, राजभान, सलगा, ये वाले जो हैं यगण, मगण, तगण, रगण, ये वाले यमाता, राजभान, सलगा, ये आप याद रखिएगा। यमाता, राजभान, सलगा। तो यमाता, राजभान, सलगा, तो ये गण जो है यहाँ पर यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, भगन, सगण। तो इस प्रकार से जो गण ये 3 जो है इन तीनों को मिलाकर एक गण होता है। तो इस प्रकार से ये 8 होते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। नेक्स्ट है बना लो जहाँ ही वही स्वरक होगा, स्वयंभू थोड़ा कहीं स्वरक होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वरक होगा, भलों के लिए तो यही स्वरक होगा। कौन सा छंद है इसमें? मालिनी, भुजंग, प्रियात, वसंतिल का या उलाना। अब यहाँ पर जो इसमें छंद है तो ये भुजंग प्रियात छंद है और वर्णिक छंद है ये। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण यगण का होता है। नेक्स्ट आ जाता है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, 14वें और 12वें पर यति होती है। वीर में, गीतिका, सोठा या छप्पे में 26 मात्राएं, 14वें और 12वें पर यति। तो इस छंद का जो नाम है ये गीतिका है। नेक्स्ट आ जाता है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, तुक, यति या गण। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को, और इसको यति कहा जाता है। इसके बाद है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तो वह क्या कहलाएगा? दोहा, रोला, सोठा या चौपाई। 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, 16 चौके 64। अब ये कौन सा होगा? तो ये जो है यहाँ पर चौपाई जो है माना गया है। तो चौपाई का उदाहरण है सम मात्रिक छंद है और इसमें जो 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी और चरण के अंत में गुरु के बाद लघु वर्ण आना वर्जित है। इसके बाद है किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द? कुंडलिया, रोला, सोठा या दोहा का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है तो यह कुंडलिया का होता है। इसमें 6 चरण होते हैं जिसमें 2 चरण दोहा के और शेष 4 रोला के होते हैं। तो 2 तो जो है यहाँ पर दोहा के हो जाएंगे और जो और बच गए 4 ये रोला के हो जाएंगे। तो प्रथम व अंतिम शब्द 100 होगा कुंडलिया में। इसके बाद है सम मात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा, चौपाई, सोठा या यह सभी। तो सम मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? अब जो ऑप्शन सी में आया है कौन सा है? तो यहाँ पर चौपाई है। तो ये तो हो गया सम मात्रिक छंद का चौपाई। दोहा और सोठा, दोहा और सोठा ये अर्धसम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से छंद का प्रकार नहीं है दृष्टांत, दोहा, चौपाई या सोठा। तो दृष्टांत जो है ये नहीं है क्योंकि दृष्टांत अलंकार होता है। चौपाई, दोहा, सोठा, उलाला, कुंडलिया, छप्या, अहीर, रोला, अल्लाह, हरि गीत का बरवई
ये सारे छंद हैं, दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताएगा कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक प्योद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सवेश की। तो 15 से 13 के क्रम से 28, पहले और तीसरे में 12, प्रत्येक चरण में 24 या प्रत्येक चरण में 24। तो यहाँ पर ये शायद अलग था इसमें, तो मतलब कौन से वाला बनेगा इसमें। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन ए वाला है, 15 से 13 के क्रम में 28। तो इसमें प्रथम और तृतीय में 15-15 मात्राएं, पहले और तीसरे में 15 मात्राएं, 15-15 मात्राएं, और दूसरा और चौथा जो है इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। तो वह उल्लाला होता है। कौन सा होता है? उल्लाला छंद, तो उसी का है ये। इसके बाद है एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में कितने होंगे? तो एक छंद में 4 चरण होते हैं। तो जिनकी रचना निश्चित चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक और गण आदि के आधार पर की जाती है। इसके बाद है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। 2, 6, 3 या 4। दोहा छंद में कितने चरण होंगे? तो इसमें जो है 4 चरण होंगे। दोहा छंद के विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो 4 चरण होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। 20, 15, 17, 16। चौपाई में, चौपाई के प्रत्येक जो चरण है इसमें कितनी मात्राएं होंगी? तो 16 मात्राएं इसमें होंगी। चौपाई जो है मात्रिक सम छंद है, सममात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन है कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं। तो कुंडलीय जो है इस छंद में 6 चरण होते हैं। और मात्रिक विषय संयुक्त छंद है। दोहा और रोला, इन छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है। नेक्स्ट है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 11, 12, 13, 14। दोहा के प्रथम चरण में, तो इसमें जो है 13 होती है। दोहा मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके प्रथम और तृतीय में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13। नेक्स्ट आ जाता है दामिनी दमक रही घन माही, खल क्या प्रति जथा थी नाही। अब यहाँ पर छंद है सवैया, चौपाई, दोहा या सोरठा। तो इसमें छंद की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये चौपाई का उदाहरण है और मात्रिक सम छंद है ये। इसके प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होंगी। तो क्वेश्चन है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 28, 26 या फिर 30। दोहा में कितनी मात्राएं होती है। और मात्राओं की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ये वाला, अर्थात 24 जो है यहाँ पर मात्राएं इसमें होती है। नेक्स्ट आ जाता है मोख होई वाचाल, पंगो चढ़ी गिरिबन गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रव सकल कलिमल दहन। यहाँ पर छंद है इन पंक्तियों में। अब छंद की बात करें तो यहाँ पर जो है सोरठा छंद है जो ऑप्शन ए में आया है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय जो चरण है इसमें 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा है। प्रत्येक में 16 मात्रा और 4 चरणों का सममात्रिक छंद, तो ये चौपाई होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमिलनी कुल वल्लभ की प्रथा। इस कविता में छंद है
और छंद की बात करें तो यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। उगता वसंत तिल का तब जो जगह हुआ है, ये इसका लक्षण होता है। और 16 मात्राएं हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरद चुकी जोकी परत जही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? रस अंग, रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में या किसी में भी नहीं। तो ये जो है यहाँ पर अंग दर्पण में माना गया है। नेक्स्ट है बरवई छंद सममात्रिक है, विषम है, अर्ध सममात्रिक है या अर्ध विषम मात्रिक है बरवई छंद। और बरवई छंद जो है यहाँ पर अर्ध सममात्रिक छंद इसको माना गया है। इस छंद के विषम चरणों में 12 तथा सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। तो बरवई जो है अर्ध मात्रिक छंद है। ये अगला क्वेश्चन है करते अभिषेक प्योद है बलिहारी इस देश की हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पर भी छंद है। तो छंद की बात करें तो यहाँ पर उल्लाला छंद है। तो इसमें 15वें 13वें पर यति होती है और 28 हो जाएंगे फिर इसमें 15 13 28। तो इसके विषम चरणों में 15 मात्राएं और जो सम है इसमें 13 मात्राएं होती है, 28 होते हैं टोटल इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।